Hello everyone. Today I am going to teach chapter 15 of class 9th, that is improvement in food resources. Food is one of our basic needs and we get it from plants and animals. That means plants और animals हमारे लिए food resources हैं. अब उसमें improvement की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए हम बात करेंगे growing population की. पिछले 200 years में population growth काफी हुई है इस वर्ल्ड में, especially in the last 100 years population has increased fourfold. अब इतनी बड़ी population को food provide करने के लिए ही we felt the need of improving the crop production as well as improving the animal husbandry practices. तो सबसे पहले हम crop production की बात करेंगे इस चैप्टर में. हमारे कंट्री में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के एफर्ट्स से 1966 एंड 67 में ग्रीन रिवोल्यूशन गॉट स्टार्टेड. ये क्या है? ग्रीन वर्ड इज एसोसिएटेड विद द क्रॉप्स एंड ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन बहुत सारी बेटर वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस वर इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री. लोगों को ये भी समझाया गया कि कैसे आप फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में भी ज्यादा नॉलेज दी गई और एज ए रिजल्ट देयर वाज बम्पर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स और हमारे कंट्री की बहुत सारी फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई. सो दैट वाज ग्रीन रिवोल्यूशन. और करीब 10 साल के बाद या ड्यूरिंग दोज ईयर्स हमने रियलाइज किया कि ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, ग्रेन्स बहुत हैं, ग्रीनरी है, क्रॉप प्रोडक्शन काफी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें थोड़ा ये डिमिनिश होने लगा, कम होने लगा. तो अब सोचा गया कि ये सब क्यों हो रहा है. तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि फार्मर्स यूज कर रहे थे फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड जो कि केमिकल्स होते हैं और बहुत आराम से यूज कर रहे थे कि भाई हमें तो बहुत फायदा हो रहा है और क्रॉप प्रोडक्शन इज ऑल्सो मोर. लेकिन ये केमिकल्स हैं और इनकी वजह से सॉइल क्वालिटी डाउन होने लगी, सॉइल फर्टिलिटी कम होने लगी. इनफैक्ट इट ऑल्सो कॉजेज वाटर पोल्यूशन. दैट मीन्स कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया. तो दैट वॉज द बैड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑल्दो हमें फायदा भी बहुत हुआ था. तो अब हमारे सामने क्या चैलेंज था कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन तो करना ही है, उसमें इंप्रूवमेंट होना ही होना चाहिए, बट वी हैव टू सी दैट एनवायरमेंट डज नॉट गेट डिग्रेडेड एंड दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो हमारा चैलेंज ये है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें करनी है. यहां मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगी. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट तो होता ही है क्रॉप प्रोडक्शन में, एट द सेम टाइम एनवायरमेंट भी सेव होता है. तीसरी चीज, the farmer should also get a decent profit so that उनकी जो conditions हैं they should also get improved. तो ये खैर फार्मर की कंडीशन से रिलेटेड टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये भी एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही पार्ट है. अब ये सब किया कैसे जाता है, उसके लिए हमें 3 लेवल्स पर वर्क करना होता है. बिफोर कमिंग टू दीज 3 पॉइंट्स थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्रॉप्स क्या होती हैं, कितनी वैरायटी की क्रॉप्स होती हैं और किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्रॉप्स की. देखिए बहुत सारी क्रॉप्स हैं. सबसे कॉमन क्रॉप जिसको हम स्टेपल डाइट की तरह यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सीरियल क्रॉप. अगर हम साउथ की तरफ जाएं, साउथ इंडिया की तरफ, तो वहां पर राइस बहुत खाया जाता है, तो राइस उनकी स्टेपल डाइट में है एंड राइस इज अ सीरियल क्रॉप. अगर हम नॉर्थ की तरफ आए तो व्हीट बहुत खाया जाता है, गेहूं, एंड दैट इज द सीरियल क्रॉप. एंड राजस्थान की तरफ देखिए तो बाजरा खाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सीरियल क्रॉप. मेज इज ऑल्सो सीरियल क्रॉप. और जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. इसी तरह से हम लोग पल्सेस खाते हैं, दालें खाते हैं, दे आर रिच इन प्रोटीन्स. सो पल्सेस क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन. Then fruits and vegetable crops are also grown. They provide us vitamins and minerals to protect us from various diseases. Spices की crops भी grow की जाती हैं. Oil seed crops are also grown. जैसे कि mustard seed से mustard oil extract करते हैं, सोयाबीन सीड से सोया ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्राउंडनट सीड से ग्राउंडनट ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इनको बोलते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स. इसके अलावा फॉडर क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन सो दैट वी कैन प्रोवाइड फूड टू दी कैटल विच वी डोमेस्टिकेट. चारा खिलाने के लिए ये फॉडर क्रॉप्स ग्रो होती हैं. सो देयर आर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. अब कौन सी क्रॉप कब ग्रो की जाती है, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप. किसी क्रॉप को वाटर ज्यादा चाहिए, किसी को लो टेम्परेचर चाहिए,
तो रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है. इवन द टाइप ऑफ सॉइल दे नीड, द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल विच दे नीड, उस सब में डिफरेंसेस हैं. तो मेजर 2 कैटेगरीज जो हमारे कंट्री में है, दैट इज खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप्स वो हैं विच नीड मोर वाटर ऑल्सो, थोड़ा सा टेम्परेचर भी उन्हें हाई चाहिए, एंड दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जैसे कि राइस है. एंड रबी क्रॉप्स आर दोज विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, टेम्परेचर में थोड़ा लो चाहिए, एंड एग्जाम्पल इज व्हीट. इसी तरह से जायद क्रॉप्स होती हैं एंड दे आर ग्रोन इन द समर सीजन ऑल्सो. दे आर मेनली द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स. तो इन सभी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब आ जाते हैं हम उन सभी पॉइंट्स के ऊपर वन बाय वन. पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि कैसे हम बढ़िया वैरायटी उनकी डेवलप कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. दैट मीन्स कि क्रॉप जब प्रोड्यूस हो रही है, ग्रो हो रही है इन द फील्ड्स, तब आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे आप उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, कब कब आप उनको वाटर पास करेंगे, मतलब इरिगेशन करेंगे, एंड बाकी कोई और क्रॉपिंग पैटर्न है, कैसे उसको फॉलो किया जाएगा. तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज डन. थर्ड पॉइंट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है और किससे प्रोटेक्ट किया जाता है. देखिए, क्रॉप्स में कीड़ा लग जाता है, उनको बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, डिजीजेस हो जाती हैं, इवन वीड्स ग्रो हो जाती हैं, अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ साथ. तो इन सबसे हमें बचाना है अपनी क्रॉप को. तो उसके लिए हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो अप्लाई करने होते हैं. इसके अलावा क्रॉप को तब भी प्रोटेक्ट करना है व्हेन इट इज फाइनली रेडी. हमारी क्रॉप तैयार हो गई है, मैच्योर है, हमने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, और उसके बाद इट इज स्टोर्ड इन द गोडाउन्स. बड़े बड़े गनी बैग्स में भी उन्हें रखा जाता है. और ड्यूरिंग दैट स्टोरेज ऑल्सो वी हैव टू सी कि इसको कोई कीड़ा ना खा जाए, या कोई रोडेंट्स हैं, रैट्स हैं, कोई भी इस तरह के एनिमल्स आके मतलब हमारी जो स्टोर्ड ग्रेन्स है उनको डैमेज ना करें. इवन टेम्परेचर, मॉइस्चर कंडीशंस कैसे हैं स्टोरेज हाउसेस की, वो सारा मेंटेन किया जाता है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो इन 3 लेवल्स पर हम वर्क करते हैं. क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द रिमेनिंग 2 पॉइंट्स ऑल्सो. क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए देखिए, मेरे पास अगर कुछ एक स्टॉक ऑफ सीड्स है और उन सीड से जब मैं प्लांट्स ग्रो करती हूँ तो सारे ही प्लांट्स बहुत बढ़िया क्वालिटी के आते हैं, हेल्दी प्लांट्स आते हैं. तो आई विल से कि मेरे पास जो सीड्स की वैरायटी है बहुत बढ़िया वैरायटी है. अब वो वैरायटी आएगी कहां से, कैसे डेवलप होती है, कैसे वी ऑब्टेन इट. तो इसके लिए मैं कुछ मेजर्स डिस्कस करने वाली हूं जो डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि साइंटिफिक मेजर्स हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. उससे पहले मैं 2 सिंपल मेजर्स डिस्कस करने वाली हूं. वन इज सिलेक्शन मेथड. बहुत सिंपल है. आपके पास जो भी ग्रेन्स का स्टॉक है उससे क्रॉप ग्रो कीजिए. हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द फील्ड. बीच बीच में चेक कीजिए कि कोई ऐसा प्लांट तो नहीं है जो डिजीज्ड है, जिसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है. उसे हम अपरूट करके फेंक देंगे. हमारे पास क्या बचेगा. इस तरह के तो सारे जो इंफीरियर ट्रेट्स वाले प्लांट्स थे वो सब हमने निकाल दिए, और हमारे पास अब जो फील्ड में ग्रो हो रहे हैं दे ऑल आर ऑफ सुपीरियर ट्रेट्स, दे आर ऑल हेल्दी प्लांट्स. तो दैट मीन्स कि जब हमें उनसे जो भी प्रोड्यूस मिलेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा या सीड्स मिलेंगे, ग्रेन्स मिलेंगे, वो सब एक अच्छी क्वालिटी के ही होंगे. तो वी कैन से कि अब हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का एक स्टॉक तैयार हो गया है. और ये कैसे तैयार किया हमने, सिलेक्शन मेथड से. उस स्टॉक से आप दोबारा से क्रॉप प्रोड्यूस कीजिए. दोबारा से आप देख लीजिए कि अगर फिर से कोई थोड़े बहुत प्लांट्स अब भी पुअर क्वालिटी के हैं, उनको फिर से रिमूव कर दीजिए. तो 1-2 राउंड्स के बाद आप देखेंगे फाइनली वेरी कॉन्फिडेंटली यू कैन से कि हमारे पास जो स्टॉक है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की सीड्स का स्टॉक है, हमारी अच्छी वेराइटी है. दूसरा एक सिंपल मेथड है इंट्रोडक्शन. इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना है इनटू अ न्यू एरिया. सपोज एक क्रॉप किसी दूसरे कंट्री में ग्रो होती है और लाइक वी लाइक इट एंड वी ब्रिंग इट टू आवर कंट्री,
और अपने कंट्री में हम उसे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल में, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में, तो अगर हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में इसके रिजल्ट्स बहुत बेटर आ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत गुड न्यूज हो जाएगी कि भाई ठीक है भाई, बढ़िया क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है हमारे कंट्री में उस पर्टिकुलर क्रॉप का। तो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया टू आवर कंट्री इन द न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, और बेटर रिजल्ट्स देखे तो वी अडॉप्टेड दैट। तो एक तरीका ये भी है। अब हम बात करेंगे दूसरे दो मेथड्स की जिसमें हम किस तरह से जीन्स को चेंज करते हैं। वन इज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जीन्स क्या होते हैं, हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की जो स्मॉलर सेगमेंट्स होती हैं, पार्ट्स होती हैं, उन्हीं को जीन्स बोलते हैं, और यही जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फीचर्स के लिए, चाहे वो प्लांट के फीचर्स हों, चाहे किसी एनिमल के, जैसे हमारे फीचर्स हैं। अगर हम अपनी बात करें तो ये जीन्स पर डिपेंड करेगा कि लाइक हाइट क्या होगी, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ हेयर वी हैव, व्हाट इज द कलर ऑफ आइज। तो ये हमारे ट्रेड्स हो गए ह्यूमंस के। अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो उनके जीन्स पर डिपेंड करता है कि उस प्लांट की हाइट कितनी है, उसमें ब्रांचिंग कैसी हो रही है, उसमें फ्लावर प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, उसकी फ्रूट की क्वालिटी क्या है। तो जितने भी उसके फीचर्स हैं वो जीन्स पर डिपेंड करते हैं। सपोज वी हैव अ प्लांट, फ्लावर्स आर ग्रोइंग ऑन इट, एंड इस फ्लावर के जो स्टेमन्स हैं उसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, फॉल ऑन इट। तो होगा क्या, पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड देन फर्टिलाइजेशन होगी, फाइनली हमें जो सीड मिलेगा, तो उस सीड में कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि उसके पास अपने वही जो पहले वाले जीन्स थे वही जीन्स आए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक दूसरा प्लांट है, उसी वैरायटी का कोई दूसरा प्लांट है, इसके पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन होता है, हम इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, बाद में हमें फ्रूट बना, सीड बना। तो उस सीड में इस प्लांट के भी जीन्स आ गए, इस प्लांट के भी जीन्स आ गए। तो अब की बार जो सीड हमारे पास तैयार होगा और उससे जब हम नया प्लांट ग्रो करेंगे तो उसमें थोड़े फीचर्स डिफरेंट आएंगे और हो सकता है बेटर आए। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में यही किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, सो एज टू डेवलप डिफरेंट वेराइटीज, सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट सम डिजायर्ड कैरेक्टर्स इन द कमिंग जनरेशन, इन द न्यू प्लांट्स। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सपोज हमारे पास दो प्लांट्स हैं, वन इज ऑफ वेराइटी ए, अनदर ऑफ वेराइटी बी, एंड इट इज हाई यील्डिंग प्लांट। काफी सारे इसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, हाई यील्डिंग है, बट इट इज प्रोन टू डिजीजेस। डिजीज जल्दी लग जाती है। हाँ, अगर डिजीज नहीं लगी तो डेफिनेटली हाई यील्ड तो होती ही है इसकी, तो उसको बचाना पड़ता है डिजीज से। दूसरी वेराइटी है हमारे पास प्लांट बी, इट इज लेस यील्डिंग बट इट इज डिजीज रेजिस्टेंट। इसको डिजीज नहीं लगती जल्दी से, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं कभी कोई बहुत ज्यादा यील्ड नहीं होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक फीचर इसका अच्छा है और एक फीचर इसका अच्छा है, दोनों में ही इंफीरियर और सुपीरियर ट्रेट्स हैं। अब इनका हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग, और उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। तो कैसे कराया जाता है ये सब? उसके लिए दोनों वैरायटी के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, एक वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनके स्टेमन्स को हटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, और दूसरी वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उसके पोलन ग्रेन्स को डस्ट किया जाता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस वैरायटी। दैट मीन्स डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और जो हमें सीड मिलेंगे उसमें दोनों ही प्लांट के फीचर्स होंगे। अब उन सीड से हम प्लांट ग्रो करते हैं, हो सकता है उसमें एक फीचर हाई यील्डिंग वाला आ जाए और एक डिजीज रेजिस्टेंट। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा तो जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया, हमें एक अच्छी वैरायटी मिल गई। लेकिन मे बी ऑपोजिट हो जाए, ये वाला ट्रेट तो यहां से आ गया बी प्लांट से, और प्रोन टू डिजीजेस वाला ट्रेट आ गया इससे, तब तो हमारी जो वैरायटी तैयार हुई है वो
दैट विल बी ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ 2 ही प्लांट ग्रो नहीं किया हमने, कोई 1 प्लांट या 2 प्लांट, हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन और बहुत सारे सीड्स होते हैं हमारे पास। अब उन सीड्स से जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सीड्स में डिजायर्ड ट्रेट्स, बेटर ट्रेट्स आए हैं। जिस प्लांट में भी हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट वाला ट्रेट आया है वही हमारा डिजायरेबल फीचर्स वाला प्लांट है, प्लांट्स है, रादर देयर आर मेनी प्लांट्स। और बाकी जो है उनको हम देखते हैं ये तो पुअर क्वालिटी वाले हैं, सिलेक्शन करते हैं फिर से हम और उनको अपरूट करके उनको हटाते रहते हैं और सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी वाले प्लांट्स को वी अलाउ देम टू ग्रो और उनके सीड्स को फाइनली कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक अच्छा स्टॉक तैयार हो जाता है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच आर जेनेटिकली डिसिमिलर। देखिए दोनों के जीन्स अलग अलग थे, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स थे और देन वी गेट अ न्यू जनरेशन विथ डिजायर्ड फीचर्स एंड बेटर फीचर्स। नेक्स्ट हमारा टेक्निक है इंट्रोड्यूसिंग अ जीन एंड दैट इज डन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट इज डन इन इंस्टीट्यूट्स। आपने सुना होगा दिल्ली में एक पूसा इंस्टीट्यूट है, वेरी फेमस, वहां पर कई नई वैरायटीज डेवलप की जाती हैं और इसके लिए हम एक सिंपल सा वर्ड यूज करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। कैसे जीन को इंट्रोड्यूस करके क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव किया जाता है। तो आई एम टेकिंग 2 एग्जांपल्स हियर। देखिए कॉटन प्लांट्स की जो बॉल होती हैं उनको कीड़ा खा जाता है, तो उसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक बैक्टीरिया है बीटी, बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है विच इज टॉक्सिक फॉर द इंसेक्ट्स। तो किया क्या जाता है, इस बैसिलस thuringiensis से वो वाला जीन आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है विच कैन प्रोड्यूस दैट प्रोटीन दैट इज टॉक्सिक फॉर द इंसेक्ट्स। तो वो जीन आइसोलेट करके दैट जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन दी कॉटन प्लांट। अब वही सेम फीचर जो है इस कॉटन प्लांट में भी आ जाएगा एंड दैट वेराइटी ऑफ कॉटन इज कॉल्ड बीटी कॉटन। ये जीन नॉट ओनली इन कॉटन प्लांट, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी अदर प्लांट्स ऑल्सो टू मेक दोज प्लांट्स इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो ये जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास एक अच्छी वेराइटी कॉटन की रेडी हो गई है विच इज नॉट अटैक्ड बाय द इंसेक्ट्स। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर कॉर्न और मेज का। एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। This bacteria can produce an essential amino acid called methionine और उसके लिए इसका एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो जीन मिथाइलिन अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है वो जीन इसमें से आइसोलेट करके कॉर्न में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और दैट अमीनो एसिड, दिस वन methionine, is essential for the growth of the body cells and the repair of the tissues. तो एज ए रिजल्ट कॉर्न की न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, ये वाला टेक्निक अप्लाई करने से या तो हम अपनी क्रॉप को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना रहे थे, उसमें एक बायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे थे, या फिर हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को एनहांस कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं विच आर फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और या तो हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू इंप्रूव होती है, बायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है, यील्ड हाई हो जाती है, इवन एबायोटिक रेजिस्टेंस भी आ जाता है। व्हाट इज एबायोटिक रेजिस्टेंस? एबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि मान लीजिए वाटर और टेम्परेचर कंडीशंस चेंज होती हैं किसी क्रॉप के लिए एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज नाउ इट इज डाइंग, इट इज नॉट गेटिंग अडेप्टेड। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, एबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारी क्रॉप की वैरायटी इतनी बढ़िया हो, इतनी सुपीरियर हो कि अगर पानी किसी वजह से कभी कम या ज्यादा भी हो जाए तो इवन देन इट शुड कीप ऑन सर्वाइविंग।
इसी तरह से अगर टेम्परेचर कभी कम ज्यादा हो जाता है तो इट शुड बी एबल टू अडेप्ट इटसेल्फ। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है जो हमारा फुलफिल होता है बाय दिस टेक्निक्स। हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर हमारी क्रॉप्स में अर्ली मैच्योरेशन आ जाए। दैट मीन्स अगर कोई क्रॉप मान लीजिए 4 मंथ्स में मैच्योर होती है, अगर वो 3 मंथ्स में ही मैच्योर हो जाएगी, क्योंकि हमने उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं, उसमें ऐसे जीन्स इनकॉर्पोरेट हुए हैं, उसका जेनेटिक मेकअप इस तरह से चेंज हुआ है कि उसमें अब जल्दी मैच्योरेशन हो रहा है, तो हमें क्या बेनिफिट है? अब हमें 3 महीने तक ही उसकी देखभाल करनी है, 4 महीने तक नहीं, 3 महीने तक पानी देना है, मैन्योर डालनी है, और हमारा जो टाइम और लेबर दोनों ही चीजें सेव होती हैं। तो ये फीचर भी हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं इन आवर क्रॉप्स एंड दैट इज डन। एक पॉइंट और है, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज हमें फॉडर क्रॉप ग्रो करनी है और हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एनिमल्स के लिए फॉडर क्रॉप ग्रो की जाती है, तो उन 2 ऑप्शंस में से एक वैरायटी ऐसी है जिसमें छोटे प्लांट्स हैं और उसमें ब्रांचेस भी ज्यादा नहीं आती हैं। दूसरी वैरायटी ऐसी है जिसमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है एंड द प्लांट्स आर ऑल्सो टॉल। तो हमें कौन सी इसमें से क्रॉप है जिसको हम प्रेफर करेंगे टू बी ग्रोन इन द फील्ड? ऑब्वियसली द वन विच इज टॉल एज वेल एज हैविंग प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। उसी से हमें बेनिफिट भी होगा और हमारा आउटपुट भी ज्यादा होगा एंड वी विल बी एबल टू फीड इट टू आवर कैटल ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हीट क्रॉप। सपोज एक व्हीट वेराइटी ऐसी है विच एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। इससे होगा क्या? जब ज्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगी, द सॉइल विल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड इट विल बी इनफर्टाइल। जबकि दूसरी वेराइटी ऑप्टिमम नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है एंड सॉइल फर्टिलिटी इज ऑल्सो रिटेन्ड। तो हमारे लिए ये एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है व्हीट वेराइटी के लिए कि उसके अंदर ड्राफ्टनेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इज लेस एंड नंबर ऑफ ग्रेन्स उतने ही आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो thus we see that scientists are making great efforts for improving the crop varieties and farmers are also toiling very hard in the agricultural fields so that good healthy food can reach us. We should be thankful to the scientists and the farmers. Thank you everyone. Good day. See you in the next class.